नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज प्रगतिशील ब्रज समाज के लिए एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है प्रगतिशील ब्रज समाज, कृषि की संभावनाएं, सिंचाई, खासकर सिंचाई पर जोर दिया जाएगा। इसके बारे में चर्चा करें इससे पहले हम लोग जस्ट जानकारी के लिए, ये जो पृथ्वी है ये करीब करीब 800 करोड़ वर्ष पहले एक आग की गोले के रूप में सूर्य से निकल करके आई, और ये आग का गोला शांत होते 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 करीब 220 करोड़ वर्ष पहले इसके आग की शांति हुई और एक धरातल बना, एक जमीन जैसी कुछ बनी, चीज बनी। फिर इसमें काफ़ी वर्ष निकल गए, करीब 35 करोड़ साल पहले किन्हीं कारणों से क्लाउड्स बनने शुरू हुए और पृथ्वी पर एक पानी का सृजन हुआ। पानी क्लाउड्स बरसने शुरू हुए। इस तरह से एक जीवन स्टार्ट हुआ। और जैसा कहा जाता है कि जीव लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ। उसके क्या कारण थे उस विषय पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समय लगा। 800 करोड़ वर्ष पहले ये आग का गोला था और उसके ऊपर जीवन आता है करीब 6 करोड़ वर्ष के समय में। जीवन कब आता है? जब यहाँ पानी की रचना हो जाती है, उसके बाद से जीवन शुरू होता है। ये जल है ये हम सभी के जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इंसान सभी शामिल हैं। हम मनुष्य के रूप में जो हम लोग की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है करीब 10 लाख वर्ष पहले मनुष्य हम इस स्वरूप में आए। और जो मानव सभ्यता का इतिहास मिलता है वो करीब करीब 20-25 हज़ार वर्ष पुराना इतिहास है। उससे पुराना तो इतिहास भी नहीं मिलता। और वो इतिहास आर्य सभ्यता का है, जब उन्होंने सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किए, वहाँ से निकले और भारत की तरफ आए, कुछ यूरोप की तरफ गए, कुछ और कहीं गए। ऐसा नहीं कि जीवन रहा होगा, लेकिन उस जीवन मान ली अफ्रीका में भी था, ये कहीं और भी था, लेकिन वो एक सभ्यता के रूप में नहीं था। उसके बारे में पुरानी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो आर्य सभ्यता की जानकारी मिलती है कि ये इतने वर्ष इनको लग गए। तो हमारा जो अब देखा जाए 800 करोड़ वर्ष पहले ये आग का गोला था, और आज 15,000 वर्ष पहले हम अपने सभ्यता को जानते हैं, और उसके ऐसे सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी। पानी के जो मूल स्रोत थे वह है नदियाँ, और उन नदियों के द्वारा वर्षा का पानी या हिमालय से जब बर्फ़ पिघलती है उसका पानी धीरे धीरे चलता है, चल करके फिर वो समुद्र में चला जाता है। और इस प्रोसेस में ज़मीन के अंदर भी पानी चलता चला गया। जो पानी बरसता था, जो गड्ढों में पानी भरता था, झीलों में पानी भरता था, जो नदियाँ थी वो अपने पानी को नीचे ज़मीन में भी डालती गई। तो जो हमारा पृथ्वी का जो सतह है उसके नीचे भी पानी
मिला। तो शुरू में जो जीवन स्टार्ट हुआ था वो तो नदियों के किनारे किनारे जीवन था, क्योंकि बिना पानी के तो कोई जीवन हो नहीं सकता। तो नदियों के किनारे चाहे पशु पक्षी हो या जानवर हो, पशु पक्षी तब भी उड़ करके इधर से उधर जा सकते थे, लेकिन जानवरों और इंसानों के लिए तो वो भी संभव नहीं था कि वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से उड़ करके जाएंगे। तो जीवन का जब शुरुआत हुई नदियों के किनारे हुई, क्योंकि पानी वहाँ उपलब्ध था। सभ्यता उसी हिसाब से आगे बढ़ती गई। अब हम आते हैं आज के युग में, जब कृषि व्यवस्था मनुष्य ने अपनाई। पहले तो कृषि व्यवस्था उन्होंने नहीं अपनाई थी, वो तो जंगल से इधर उधर से जीवन यापन कैसे भी चलता था, कंदमूल फल फूल खा करके या जानवरों का शिकार करके या कैसे भी जीवन आगे बढ़ा। लेकिन जब कृषि की व्यवस्था आई तो कृषि की व्यवस्था जिस समय पानी बरस रहा है उसी समय बीजारोपण होगा, उसी समय फसल होगा और उसी वर्षा के पानी से ही फसल होगी, और जो कि काफ़ी दिन तक इस्तेमाल में आती थी। बाद में लोगों ने कुएं के इस्तेमाल किया। धरती को जब खोदा, नीचे पानी निकला, तो वो जो मानव सभ्यता थी वो नदियों से किनारे हट करके और जगह भी बसनी शुरू हो गई, जहाँ पर कि झील होते थे या तालाब होते थे या कुआं बनाने शुरू किए, क्योंकि कुएं के पानी से भी उनका जीवन यापन चल सकता था। खेती भी कुएं से की गई, कुएं के पानी लेकर के अभी हम लोगों ने हाल में देखा है 50 वर्ष पूर्व भी कि रहट का इस्तेमाल किया जाता था, उससे पानी निकाल करके खेती होती थी। तो गर्मी के सीज़न में जबकि पानी वैसे उपलब्ध नहीं था, तो कुएं में रहट डाला और वहाँ से पानी खींचा और खेतों की छोटे मोटे खेत की सिंचाई से होती रहती थी और फसल होती थी। इस मामले में जो हमारा ब्रज क्षेत्र है पानी के मामले में संपन्न देश है। उसका कारण है कि ब्रज क्षेत्र की 3 प्रमुख नदियाँ ब्रज क्षेत्र से होकर निकल रही हैं। एक गंगा है, जमुना है और चंबल नदी है जो इटावा साइड से जा रही है, तो अपना ब्रज का क्षेत्र पड़ता है। और अंग्रेज़ों के समय से ही ऐसी व्यवस्था की गई कि नदियों पर बांध बना करके और नहरों का निर्माण किया गया। आज़ादी के बाद में भी हुआ वो काम, लेकिन शुरुआत अंग्रेज़ों के समय में हो गई थी। उससे कृषि का विकास बहुत हुआ, क्योंकि नदी का पानी रोक करके और उसको नहर में ले करके और नहरों का एक तरह से जाल बिछाया गया, तो गांव-गांव में नहर गई और उन नहरों के पानी से कोई खेती हुई। तो जो खेती एक समय साल में 1 बार होती थी या 2 बार होती थी, अब 3 बार खेती होने लगी। कहीं कहीं तो 4 फसलें भी निकाल लेते हैं खेती करके। तो उसकी संभावना कैसे बढ़ी? नहरों के द्वारा, नहरों का पानी मिला उनको। जैसे अन्न की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती गई तो नए नए तरीके अपनाए गए। तो सिस्टम आया कि ट्यूबवेल लगा करके खेती की जाए। तो बहुत गहरे कुएं खोद करके ट्यूबवेल उसमें लगा करके उस पानी को लेकर के खेती शुरू हो गई। अब प्रश्न यह है कि जो ट्यूबवेल का पानी है इसको कृषि में उपयोग किया जाए या नहीं किया जाए। देखा गया है जहाँ जहाँ ट्यूबवेल लगाए गए, तो शुरू में पहले पंजाब में इसकी बहुत व्यवस्था की गई, तो एक साथ सारे लोग ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं, तो वहाँ के पानी का जल स्तर नीचे चल रहा है, क्योंकि पानी की एक सीमित मात्रा में ही अवेलेबल है। और उस पानी को उस जगह पहुँचने के लिए जब पानी बरसा और बरस करके या गड्ढों में था और नीचे रिश्ते 40 फीट 50 फीट पर पानी जब जाता है, उस पानी को पहुंचने में कई 100 वर्ष लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो आज पानी बरसा नीचे तुरंत 50 फीट पर पानी पहुंच जाएगा, धीरे धीरे रिश्ते पानी पहुंचता है। तो जो वर्षों से पानी सबटेरियन वाटर पड़ा हुआ था उसको हमने कुछ वर्षों में निकाल लिया। तो क्या हुआ
कि वो फिर वो कुएँ सूख गए। तो फिर और हमने गहरा किया, 60 फीट पे किया, 80 फीट पे किया, 100 फीट पे किया। तो पानी की जो लेयर्स थी वो गहरी और नीचे गहरी हम खोजने चले गए। लेकिन जितनी गहराई में पानी हम निकालेंगे तो उसमें से कुछ समस्याएं आती हैं। एक तो आर्सेनिक नाम का एक केमिकल है, उसकी गैस भी है, वो ज़्यादा गहराई में रहता है, वो पानी के साथ में आएगा। वो जो केमिकल बहुत हानिकारक है, उससे भी नुकसान हुआ। दूसरा, ज़्यादा गहराई में जाने से सलाइन वाटर निकलता है, नमकीन पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो नमकीन पानी जब नीचे से हम ऊपर लेकर के आएंगे और हम उससे खेती करेंगे तो खेती क्या होगी, उसमें नमक की मात्रा कम है लेकिन नमकीन है पानी। यदि खेती में इस पानी का इस्तेमाल किया तो खेत क्या होगा, सूख जाएगा, बीज नहीं होंगे, पैदावार नहीं होगी, और वो जो ज़मीन है फिर बंजर हो जाएगी, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी ही विकट समस्या है कि हम ट्यूबवेल के पानी से खेती करेंगे तो कितने साल तक कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पानी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने अपने प्रवचन के जब प्रवचनों में इस बात को उठाया, उन्होंने कहा कि ये जो ग्राउंड वाटर है इसके इस्तेमाल जहाँ तक हो सके केवल पानी पीने के लिए करना चाहिए, किसी अन्य काम के लिए नहीं। और जो वर्षा का पानी है या जो नदी का पानी है जो हिमालय में बर्फ़ पिघलने की वजह से उनको उपलब्ध हो रहा है, उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, कृषि के लिए किया जाए। तो हो भी रहा है लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या संभावना है, क्या हम उस पानी का प्रयोग ठीक से कर पा रहे हैं। अब एक ये भी बात है कि नहरें हर जगह नहीं फैली, जहाँ जहाँ नहरें गई वहाँ वहाँ हमारा खेती होता गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर नहरें नहीं गई, लोग तो वहाँ भी रहते हैं, खेती वहाँ भी करनी है, वहाँ पर लोगों ने फिर वो ट्यूबवेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब समस्या ये है कि हमारे पास विकल्प क्या है, हम कैसे पानी की उपलब्धता, पानी की मात्रा वृहद क्षेत्र में बढ़ा दें जिससे कि सिंचाई कृषि को बढ़ाया जाए और उसमें पर्यावरण का भी पर प्रभाव ना पड़े, विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो मेरे समझ में एक बात आती है, हमने देखा कि हालांकि वृहद क्षेत्र में वर्षा कम होती है और लेकिन पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि नदियाँ वृहद क्षेत्र से होकर गुजर रही हैं, हिमालय की नदियाँ हैं, तो हिमालय में या उस क्षेत्र में जितना पानी बरसता है या जो वहाँ की बर्फ़ पिघलती है वो पानी नदियों के द्वारा आता है, उस नदी से हम लोग नहरों में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हज़ारों लाखों वर्षों से वो पानी आता रहा है। तो हमारे ग्राउंड में भी, ज़मीन के अंदर भी पानी की उपलब्धता थी। और लेकिन अब प्रश्न ये है कि जो थोड़ा बहुत पानी बरसता है हमारे यहाँ वृहद क्षेत्र के अंदर, उसको यदि रोक लिया जाए तो हो सकता है उससे हम एक समय की खेती तो कर पाएंगे, ये दो मतलब साल भर ना कर पाएँ लेकिन एक खेती इससे कर सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमने देखा कि करीब 8-10 हमारे वृहद क्षेत्र में बरसाती नदियां हैं जो बरसात के समय में जो अपने क्षेत्र का पानी लेकर के चलती है, कुछ 100-200 किलोमीटर चली, उसके ऐसे बड़ी नदियों में मिल जाती है। यदि उस पानी को हम रोक पाएँ तो वो पानी हमारी सिंचाई के काम आ सकता है। और नदियों का चैनल पहले से बना हुआ है तो हमको अलग से कुछ खोदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नदी है, नदी एक रास्ते से जा रही है और हर बरसात में अपने अपने क्षेत्र, उसका जो क्षेत्र है, एरिया है, उसका पानी जो भी सरप्लस पानी है उस नदी में आया, नदी से होते होते 100-200 किलोमीटर की यात्रा उसने की और बड़ी नदी में मिल गई।
तो उस पानी को यदि हम छोटे छोटे बैराज बना दें, बैराज मतलब कि बांध बना दें, छोटे छोटे बांध 10 फीट के, 15 फीट के जैसी हो, और हर 1 किलोमीटर पर, 500 मीटर पर जैसी संभावना हो यदि हम बना दें, तो ये जो पानी, बरसात का पानी जो चला जा रहा है बड़ी नदी में, जिसकी वहाँ भी कोई उपयोगिता नहीं है, तो ये 10-15 फीट का पानी पूरे नदी में मतलब उस सीजन में भर जाएगा। वो भर जाएगा, उस पानी को जैसे सितंबर से पहले ही वो भर जाएगा, इतना उम्मीद है, उतना तो पानी बरसता ही है, क्योंकि पानी सब बह जाता था। तो उस पानी को उसके बाद की जो हमारी फसल है उसके लिए प्रचुर मात्रा में रहेगा। जो आदमी 200 फीट से 150 फीट से पानी निकाल रहा है ट्यूबवेल लगा करके, नदी तो 10-20 फीट नीचे गहरी है, और नदी और नहर में यही अंतर है कि नहर जब बनाई जाती है तो जो धरातल है उससे थोड़ी ऊंचाई पर होती है, जिससे कि उसका पानी जब खोला जाए तो धरातल पे समतल भूमि पर पहुंचेगा और सिंचाई हो जाएगी। लेकिन जो नदियां बहती हैं वो धरातल से नीचे बहती हैं, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, गड्ढों के द्वारा जो नेचुरल डिप्रेशन बोलते हैं, जो जब पृथ्वी बनी तो डिप्रेशन हुए, कहीं ऊंची ज़मीन हुई, कहीं नीची ज़मीन हुई, तो पानी क्या करेगा, जो नीची जो भूमि है उसको लेकर के आगे बढ़ता जाएगा। नदियाँ वो इस तरह से जो नेचुरल डिप्रेशन का रास्ता है उस रास्ते को लेकर के नदियाँ चलती हैं। तो वो नदी धरातल से नीचे रहेंगी तो कितनी, वो कोई बहुत गहराई नहीं होती, मतलब नीचाई नहीं रहती। हमने देखा है कि जैसे कासगंज के हैं और कासगंज में काली नदी बहती है, तो कासगंज का जो एक तल है उससे 10-15 फीट नीचे ही वो नदी है, और उसमें मान लीजिए 5 फीट या 10 फीट पानी रहता होगा। यह तो उसमें हम तो उस ऐसे नदियों में, क्योंकि वहाँ धारा प्रवाह नदी नहीं है, वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा करंट आ रहा है और करंट आया तो उसके ऐसे चलता चला गया, ऐसा नहीं। पानी धीरे धीरे आता है, उसमें धीरे धीरे आगे वो बहती रहती है। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल भी करते होंगे, तो उसमें यदि हम बैराज बना दें 10 फीट के, 12 फीट की, जैसी जो संभावना हो, तो क्या होगा, 10-12 फीट पानी तो उसके अंदर भरा रहेगा। 10-12 फीट के ऊपर फिर हम उसका एक आउटलेट बना दिया जाए, पाइप बड़े बड़े लगा करके, और उसके ऊपर फिर एक रास्ता हो जाए 10 फीट का, 12 फीट का रास्ता, जिससे कि लोग एक तरफ से दूसरी तरफ उस नदी के, नदियाँ छोटी होती हैं, करीब मुश्किल से 10 मीटर की, 10-15 मीटर की चौड़ाई होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, कहीं कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कहीं थोड़ा कम हो जाती है। तो उसके ऊपर से कम्युनिकेशन के लिए भी, एक तरफ से दूसरी छोर जाने के लिए कम्युनिकेशन का माध्यम भी मिल जाएगा, और नेचुरली पानी वहाँ रुक जाएगा। तो जो आदमी जो खेती कर रहा था और ट्यूबवेल लगा के कर रहा था, उसके लिए जो 15 फीट नीचे पानी है उसको उठाना बहुत आसान रहेगा, और उससे फिर वो अपनी खेती कर सकता है। ये खेती नहीं भी हो रही है और जो पानी वहाँ रुका हुआ है, तो उसके 2-3 फायदे हो रहे हैं। एक तो वो नेचुरली पानी, रुका हुआ पानी वहाँ की ग्राउंड वाटर को चार्ज कर रहा है, ग्राउंड में पानी जा रहा, धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते जा रहा है। तो जो आसपास के जितने भी जगह जहाँ पर कि बहुत पानी हमने निकाल लिया है ट्यूबवेल के द्वारा, कुएँ सूख रहे हैं, तो कुएँ नहीं सूखेंगे, कुएँ के अंदर वो पानी पहुँच जाएगा, और उससे जो दूसरी जो गतिविधियाँ हैं आराम से चलती रहेंगी। और जब ग्राउंड में पानी चार्ज होगा तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो सूखते नहीं। ग्राउंड वाटर से पानी निकालने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है, क्योंकि जब पानी का तल नीचे चला जाता है तो जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो जिसकी जड़ 20 फीट 30 फीट नीचे तक जाती है, वहाँ तो पानी है नहीं, तो धीरे धीरे पानी वृक्ष सूख जाएंगे। तो बड़े बड़े वृक्ष वहाँ होंगे नहीं, छोटे छोटे वृक्ष होंगे, जहाँ पर पानी आपने डाल दिया तो वृक्ष होंगे, प्लांटेशन हो जाएगा, लेकिन बड़े वृक्ष नहीं रहेंगे। तो एक पर्यावरण के लिए एक बहुत ही दुखदायी स्थिति है कि बड़े वृक्ष हमारे पास नहीं है। और जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर नीचे गया वहाँ ये देखा गया है कि फिर
बड़े बड़े वृक्ष सूख जाते हैं। अभी हम उन नदियों की बात कर रहे थे, और फिर नदियों में जो पानी आ रहा है, जो छोटी नदियाँ हैं, वो नालों के द्वारा कहीं कहीं हर जगह के नालों के द्वारा आता है। उन नालों को भी, ये नाले थोड़े चौड़े हैं, उस वहाँ भी पानी रोका जा सकता है, और रोक करके उसका भी हम सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। और ये बैरेज बनाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। ये केवल 10 फीट पत्थर मिट्टी डाल करके उसको पानी हम रोक रहे हैं। और क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा नहीं है पानी के अंदर, तो आपको बहुत मजबूत स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ आपको बहुत मोटे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, कहीं कि पानी बहा कर ना ले जाए उसको। लेकिन इन नदियों के साथ ऐसा नहीं है, तो ये इसको हम सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करें, ये ब्रज क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी एक और बात है, इन नदियों में जब हम 500 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर जैसे ही सुविधा होगी पानी को रोक लेंगे, वहाँ 10-15 फीट पानी जमा हो जाएगा और काफ़ी बड़ी मात्रा में रहेगा। तो यदि हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल हम मछली पालन में कर सकते हैं, और मछली भी एक आय का बड़ा स्रोत हो जाएगा। दूसरा, जो मछलियाँ होती हैं वो पशु पक्षियों का भोजन होती हैं, तो पशु पक्षियों का जीवन भी वहाँ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो उन तालाबों में जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ें होंगी तो आके खाती रहेंगी, तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, यदि हम ब्रज क्षेत्र में चारों तरफ चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे उद्योग लगें, उद्योगों में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो यदि उद्योग लगाए जाएंगे तो फिर हम ग्राउंड से पानी निकालेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। फिर इन नदियों के सहारे, नदियाँ जहाँ जहाँ से जा रही हैं, कुछ शहरों के किनारे से निकलती हैं, मतलब शहरों के किनारे क्या, शहरी नदियों के किनारे बसते थे, शहर के किनारे, तो वहाँ कुछ कुछ दूरी पर शहर होंगे, तो उन शहरों में जो छोटे मोटे उद्योग लगाए जाएंगे तो उसके पानी की पूर्ति उन नदियों के में बैरेज बना करके की जा सकती है। तो उसका ये एक और लाभ होगा कि जब हमारे पास पानी उपलब्ध रहेगा तो उद्योग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो नदियाँ कौन कौन सी हैं और कितनी नदियाँ हैं, क्योंकि यदि वो नदियाँ पर्याप्त नहीं हैं तो अब ये हम बातें जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। हमने देखा ब्रज क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी लगभग उनकी लंबाई है। जैसे एक नदी है काली नदी, वो बिजनौर की तरफ से कहीं से आती है, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद होकर के वो गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई करीब लगभग 300 किलोमीटर की है। तो 300 किलोमीटर में यदि हम 10 फीट पानी यदि रोक पाए और उसकी चौड़ाई भी मान लेते हैं 5 मीटर की है, हम कम से कम मान लेते हैं कि 5 मीटर या 10 मीटर की चौड़ाई है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी वहाँ मिल जाएगा। और बरसात का पानी, क्योंकि हर जगह से उस हर नाले से हर जगह से पानी भर रहा है ना, ऐसा नहीं कि वो बिजनौर से सारा पानी आ रहा है, वो तो जहाँ जहाँ खेतों से, खलिहानों से, गांव से जो नालियाँ बनी हुई हैं, जो नेचुरल एक फ्लो है पानी का, उसके द्वारा हर जगह आ रहा है, तो हर जगह का पानी वहाँ स्टोर हो रहा है। और हम नदी में यदि मान ली बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो ओवरफ्लो होकर के नदी में जाएगा, चला जाए, लेकिन हम कुछ पानी वहाँ रोक पाएंगे। ऐसी नदी है एक अरिंद नदी, ये फरीदाबाद, एटा, इटावा होकर के फर्रुखाबाद जाती है, फर्रुखाबाद औरैया की तरफ जाती है, जमुना में मिल जाती है। ऐसी एक नदी है सेंगर, जो कि आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा होकर के जमुना में मिल जाती है। इसी तरह से करवा एक नदी है जो अलीगढ़, मथुरा, हाथरस में है। ईशान एक नदी है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जमुना में मिल जा रही है। सिरसा एक नदी है जो आगरा, फिरोजाबाद होकर के जमुना में मिल जाती है। नीम एक है अलीगढ़, एटा होकर ये गंगा में मिलती है। एक पार्वती नदी है जो धौलपुर, आगरा होकर के जमुना में मिल जा रही है। और एक उटांगन करके एक नदी है जो आगरा में बह रही है,
आगरा से फिर वो जमुना मिल जाएगी। और ऐसी और भी नदियाँ होंगी, ये तो मेरे पास कुछ डाटा था तो हमने कहा इन सारी नदियों की जो लंबाई है, मतलब कोई 100 किलोमीटर की है, 200 की, 150 की, 300 की, 350 किलोमीटर लंबाई, करीब करीब 1700 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। तो 1700 किलोमीटर नदी घूमती फिरती जाती है, तो 1700 किलोमीटर की जो इनकी लंबाई है, इसमें प्रचुर मात्रा में पानी आएगा। तो ये सिंचाई के लिए, कृषि विकास के लिए एक बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है, जिसका कि ठीक से उपयोग अभी तक किया नहीं गया है। लेकिन एक कृषि का और विकास करना है, और कृषि में पानी की जब ज़रूरत है उसको देखते हुए हमें जो बरसात का पानी है, हर एक बूंद उसकी बचा कर रखनी है, जिससे हम सिंचाई में प्रयोग कर सकें। इससे हमारा ब्रज समाज का लाभ होगा, इससे कृषि का विकास होगा। एक चीज़ और मैं कहना भूल गया, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जब हम कृषि की बात करते हैं, कृषि का मतलब केवल अन्न पैदा करना नहीं होता। केवल हमने दाल पैदा कर दी, गेहूँ पैदा कर दिया, चावल पैदा कर दिया, कृषि का मतलब ये नहीं है। कृषि में कम से कम 10 और चीज़ें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, और उस पर हमको ध्यान करना पड़ेगा। अभी हम लोग जनरली हम लोग कृषि की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि हमने अन्न पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन उसमें हॉर्टिकल्चर है, बागान लगाना है, फ्लोरिकल्चर है, फूल पैदा करना है, उसमें भी अच्छी आय होती है। सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, उसमें इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं जिसमें कि उससे रेशम हम पैदा करें। वहाँ पर डेयरी का काम किया जा सकता है, कृषि के ही साथ में आता है। पेस्ट कंट्रोल कृषि का ही पार्ट है। तो हम कैसे नेचुरल पेस्ट कंट्रोल बनाए, या पेड़ अच्छे होंगे, बड़े होंगे, उन्हीं के माध्यम से बना पाएंगे ना। फर्टिलाइज़र, अच्छे पैदावार लेने के लिए तो फर्टिलाइज़र चाहिए। फर्टिलाइज़र भी 2 तरह का है, केमिकल भी आता है और ऑर्गेनिक है, जो हमको जानवरों से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, इनके द्वारा भी मिलता है। तो वो जो संभावना है, उस सबके लिए पानी चाहिए ना। तो कृषि का एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, मेरे कहने का मतलब भी था। और कृषि से आधारित उद्योग भी तब लगेंगे जब वहाँ पर पानी होगा। और कृषि से आधारित उद्योग बहुत सारे लग सकते हैं, तो उसकी भी बहुत संभावनाएं हैं। उनका हमने अभी तक उपयोग नहीं किया। और आज हम लोग कृषि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि जो हमने भी कहा केवल यही सही है। इसके ऊपर हम जो सिविल इंजीनियर्स हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह के कामों को करते हैं, जैसा मुझे मालूम है कि रुड़की का जो सिविल डिपार्टमेंट है, अंग्रेज़ों ने जब उसको शुरू किया था उस यूनिवर्सिटी को, तो नहर जब वो बना रहे थे तो सिविल इंजीनियर्स की उनको कमी हुई। नहर बनाते वक्त भी किस तरह की मिट्टी से नहर गुजर रही है, उसको कैसे बांध बनाया जाए, उसमें कैसे ब्रिज बनाया जाए, पुल बनाया जाए, इस सब का के लिए उनको काफ़ी इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो वो बहुत पुराने समय से इन्हीं सब कामों में लगे हुए हैं। उनकी राय ली जा सकती है कि यदि हमको छोटे छोटे बांध बनाने हैं और नदियों में, इतनी सारी नदियों में कम लागत में कैसे बन सकता है, वो इस पर सुझाव दे सकते हैं। यह और भी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर होंगे, उनसे भी बात की जा सकती है। और उसके बाद से सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि इन कामों को लें, इन कामों को करने से यहाँ के समाज की भलाई है, यहाँ के जो जनजीवन है, जो कृषक लोग हैं, उसमें उनकी भलाई है। फिर जब नदियों के अंदर पानी 4-5-10 फीट रहेगा हमेशा,
तो नदियों के दोनों तरफ हम फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर के बीच में जहाँ जहाँ बांध बनाए जाएंगे, उसको सरकार, जिनके पास में खेती नहीं है, भूमि नहीं है, जो भूमि नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीब हैं, रह रहे हैं, उनको पट्टा पर वो जगह दे दें। और पट्टे पर जब दे देंगे और उनको बोले कि भाई तुमको दोनों साइड में पेड़ लगाओ, फल फूल के पेड़ लगाओ, उससे जो आय होगी तुम्हारी होगी। तुमको 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो भी ऐसे पेड़ लगाए जाएँ जिससे कि उनको उसकी आमदनी होगी, तो जो गांव का जनजीवन है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो हम उसी पानी से हॉर्टिकल्चर भी करेंगे, या ज़रूरत हुई तो चारों तरफ फूल लगा करके उसकी भी खेती कर सकते हैं। उसकी भी शहरों में बहुत मांग है। तो इससे ब्रज समाज का बहुत भला होगा। इससे जुड़ी हुई और भी बातें बाद में फिर मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन इन बरसात के पानी का एक एक बूंद हम बड़ी नदियों में न जाने दें, इसका हमको भरसक प्रयास करना होगा। और ये जितना जल्दी हम कर पाएंगे, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनके पानी की पीने की समस्या बढ़ जाएगी। हमने देखा है आगरा के साइड में उधर रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है, पेड़ पौधे नहीं हैं। अब वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो पानी कहाँ से बरसेगा। तो ये नदियाँ जो हैं, नदियों के किनारे किनारे सूखा क्यों है? तो वो 15, 20, 25 मीटर का जो भी दोनों की तरफ पार्ट है, ये सरकार का इसमें होना चाहिए कि हर साल इतने सारे वृक्ष वहाँ लगाए जाएँ, वृक्ष को बड़ा किया जाए, उसकी जिम्मेदारी किसी के पास में हो। और अच्छा ये होगा कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको दिया जाए, उनको बोला जाए भाई तुमको 50 साल के लिए पट्टा है, 20 साल के लिए पट्टा है, तुम इसको पेड़ पौधों को मेंटेन करना, उनको कुछ पैसे भी दे जाएँ, ये तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी यही काम है। लोग खुशी खुशी से करेंगे और दोनों उसका तो फ़ायदा होगा ही, समाज का भी फ़ायदा होगा, हर तरह से समाज को भी होगा। तो ये है आज की चर्चा का विषय था, सिंचाई। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के इस संबंध में कोई प्रश्न होंगे तो आप हमको भेजिए और हम और इसके ऊपर आगे चर्चा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इस बात से जुड़ेंगे, बातों को अपने से आगे बढ़ाएंगे, उतना ही समाज का भला होगा। और हम भी समझेंगे कि हमारा यह आधे घंटे का जो समय था सार्थक हुआ। यदि आप लोगों की कुछ क्वेरी आए और उसका हम समाधान कर पाएँ। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।